बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो बाबर आजम की क़यादत में कौमी टेस्ट स्क्वाड जो है वो रवाना हो चुका है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वेस्ट इंडीज़ के लिए। 25 जुलाई से पहला मैच खेला जाना है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले 4 रोज़ा एक वो प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा जिसमें पता चलेगा कि उन कंडीशंस में किस तरह की प्रैक्टिस की। क्योंकि हेड कोच सरफराज अहमद साहब ने कहा है कि जनाब, जो वेस्ट इंडीज़ की गर्मी और मरतूब मौसम है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की है और हमने ये भी देखना है कि ग्रीन पिचेस और स्पिन ट्रैक दोनों पर किस तरह से खेला जा सकता है। तो इसलिए हमने लाहौर और रावलपिंडी दोनों जगह पर अच्छे खासे कैंप लगाए और प्रैक्टिस की है। अब ये कितनी को प्रैक्टिस है ये तो आगे चल के सीरीज़ में पता चल ही जाएगा 25 जुलाई से जब इसका आगाज़ होगा। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो स्पेन, अर्जेंटाइन, फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनलिस्ट कन्फर्म हो चुके हैं और कल से जो इसका आगाज़ हो जाएगा। ट्रॉफ़ी एक है, अब ये 4 है, यहाँ से 2 होंगे और फिर एक फातह करार पाएगी। इसमें 2 लोग वो हैं, 2 टीमें वो हैं, यानी कि अर्जेंटाइन और फ्रांस, जो कि एक 2018 के चैंपियन है और एक 2022 के चैंपियन है। सारी सूत्र पर बात करेंगे। पहले हम क्रिकेट पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान सईद साहब, और साथ ही साथ हम ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान भाई, बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम चली गई है। शान मसूद साहब कह रहे हैं कि हेड को जो सरफराज अहमद है वो कह रहे हैं कि शान मसूद जो है वो बीइंग बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो जेलिन हो चुके हैं। उन्होंने कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। अगर कप्तानी चली भी गई है तो ये डजेंट मैटर। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी और लाहौर में सख्त तरबियती कैंप लगाया जिसके रिजल्ट हमें अब वेस्ट इंडीज़ में मिलेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सरफराज अहमद की प्रेस टॉक है उसमें ओबियसली उन्होंने एज ए कोच तो यही बातें करनी थी, बट जो मेरे सोर्सेज हैं, शान मसूद काफी इस पे नाराज भी हुए हैं और उनको काफी ये बुरा भी लगा है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू, ये लॉजिक दी गई है बोर्ड की तरफ से कि आपसे टेल आउट नहीं होती और आपकी तरफ से कोई टेक्निकल और टेक्टिकल डिसीजन जो हैं वो नजर नहीं आते, तो उस पर ओबियसली उन्होंने नाराजगी का इज़हार किया। मेरा ख्याल है कि अगर बोर्ड अगर ये क्लैरिटी से एक ही बात कहता, वो ये कहते कि जी 16 मैचेस आप खेले, 12 आप हार गए, तो ओबियसली हम आपको रिमूव कर रहे हैं। जो लॉजिक उसके पीछे दी गई है मुझे लगता है कि कोई इतनी जस्टिफाइड है नहीं है, क्योंकि वो ओबियसली आप डेफिनेटली कहेंगे कि भाईजान आपने जो टीम दी या रिसोर्सेज दिए ये तो उन्होंने आउट करने थे, वो बॉलिंग का मसला था। तो ये कई दफा आप डिटेल में जाने से, ज्यादा बात करने से मुझे लगता है कि उसके जो आउटकम्स है वो डिफरेंट आते हैं। जहाँ तक सरफराज की बात है, ओबियसली सरफराज एक पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं, सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये इख्तलाफ जरूर था जब इनको बनाया गया कि आप थोड़ा टाइम अंडर 19 के साथ इनको देना चाहिए था। वो अपने कोचिंग के कोर्सेज भी करते, लेवल 4 तक तो एटलीस्ट या 3 तक जाते, बट ये पास में माजी में ऐसा रहा है कि मिसबाह उल हक के दौर के अंदर भी वो उन्होंने लेवल 2 बाद में किया, कुछ पहले अपॉइंट कर दिया गया था। ये होता है पाकिस्तान में। बाकी टीम की प्रिपरेशन की बात आपने पूछी है, बिल्कुल प्रिपरेशन इन्होंने इस दफा बड़ा लंबा और इस ह्यूमिड वेदर गर्मी के अंदर इन्होंने कैंप किया है, लाहौर में, फिर कराची में भी, पिंडी में भी किया है। तो उम्मीद तो है, लेकिन अभी यंगस्टर है, समहाउ ये डिबेट पहले जरूर करते हैं, हम बाद में बात करते हैं जी वो बच्चे थे, परफॉर्म नहीं कर पाए। बॉलिंग का मुझे अभी भी कंसर्न है। देखिए, अब पेस जो पीक थी मोहम्मद अब्बास की 3 साल की, जिसमें वो काउंटी में आउट करता रहा, वो 3 साल तो आपने टीम में सेलेक्ट ही नहीं किया। अब जब उनका पेस 120-25 पे आ गया है, तब आप वो टीम का पार्ट रख लिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले स्पेल में तो उनकी आपको एफिकेसी नजर आती है, सेकंड या थर्ड स्पेल के अंदर उनका पेस इतना नीचे चले जाता है कि फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम का पार्ट बनता है। विकेट टेकिंग एबिलिटी की जो बात करते हैं वो नहीं मिलती। फिर इसी तरह अगर आप देखते हैं तो आप या उनैन को, या आपका वो खेलेगा वैचा खेलेंगे या अमर जमाल खेलेंगे तीसरे बॉलर के तौर पे, तो वो ठीक है, उनका पेस थोड़ा बेहतर है। क्या वो इतने स्किलफुल हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके वो परफॉर्म कर पाएंगे? खुरम शहजाद मुझे एक ऐसा बॉलर लगता है तो शायद जिसके पास ये थोड़ा सा पेस भी है और सीमी स्विंग है, बट ये देखना पड़ेगा कि क्या उनकी एफिकेसी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम पहला स्पेल नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है फास्ट बॉलिंग में सेकंड या थर्ड स्पेल, क्योंकि टेस्ट मैचेस के अंदर आपको पता है कई दफा 100 या उससे अबव ओवर करने पड़ते हैं। अब आपके पास जो है लंबे स्पेल करने के लिए नुमान भी नहीं है, तो आपके पास साजिद एक ऑप्शन है, दूसरा अली उस्मान को आपने चांस दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा उस पर कंसर्न है। अभी भी मुझे लगता है कि बॉलिंग का इशू हो सकता है, शायद उस तरह की परफॉर्मेंस जो अभी क्लेम किया जा रहा है ना मिले, बट चले एनी हाउ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जो अब ना परसों भी हम बात कर रहे थे शो के अंदर, कप्तानी का एक मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था, आपने
मेरे से पूछा था कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कप्तान जितने भी, अगर आप 15 साल की हिस्ट्री पाकिस्तान की देखेंगे, ये मेरिट इसमें कई दफा देखा नहीं जाता, सिस्टम देखा नहीं जाता कि लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। हम ये देखते हैं पॉपुलर डिसीजन क्या है। आप चलते हैं फैन फॉलोइंग के ऊपर, आप चलते हैं कि अवाम की पल्स चेक करते हैं आप मीडिया, सोशल मीडिया पे। आप कहते हैं अच्छा टीम बुरा कर रही है, ये किस तरह अवाम को सेटिस्फाई किया जा सकता है। अच्छा जी, फॉलोइंग सबसे ज्यादा बाबर आजम की है, इसको बना दो जी, चलें जी ठीक है जी, ये ठीक रहेगा। तो हालांकि आपका इसका बड़ा सिंपल मंत्रा होना चाहिए। ये जरूर डिबेटेबल बात है कि आपके पास ऑप्शंस क्या थी, बट मेरा हमेशा इसमें बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि जो आपका टीम का कोई भी प्लेयर XYZ, जो आपका वाइस कैप्टन होता है, एक प्रोसेस के साथ आप उसको लेके आते हो और उसको रखना चाहिए। हम करते क्या है कि वाइस कैप्टन का वाइस कैप्टन ही बेचारा रिटायर हो जाता है और पैराशूट के थ्रू 2, 3, 4 लोग डिफरेंट आते हैं और वो आके कैप्टन बन जाते हैं, जो कि गेम को डिस्टर्ब करता है। केन विलियमसन की मिसाल अगर आप लें कि स्कूल लेवल से उसको कप्तानी दी, आपको इस लेवल से या इवन एटलीस्ट क्लब लेवल से आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो सिलेक्टर का काम होता है कि वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब सर, आपके क्या कमेंट्स हैं इस पर? अच्छा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो जिस तरह से रवैये की बात की ना इरफान ज़ई साहब ने शान मसूद की, उन्होंने कहा कि उन्हें मामूली हैमस्ट्रिंग की तकलीफ थी, ताहम उनका रवैया इंतहाई मुस्बत और पेशावराना था। ये बात आपने जेब में रखनी है। देखिए, मुस्बत और पेशावराना रवैया जो है ना, वो तो पिच पे सामने आना चाहिए, ग्राउंड पे सामने आना चाहिए, परफॉर्मेंस में सामने आना चाहिए। अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के कोचों के साथ मुस्बत रवैया अख्तियार किए रखें और पिच पे आपसे स्कोर ना हो तो फिर मेरा ख्याल है किसी किस्म का रवैया जो है वो काम नहीं आता। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 मुल्कों का दौरा करने गई है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरे पर। और जिस तरह अभी इरफान भाई कह रहे थे कि बाबर आजम की जो कप्तानी है उसके बारे में बहुत सारी डिबेट ये की गई है कि बाबर आजम जो है वो दोबारा उनको कप्तानी ऑफर की गई, बाबर और कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। तो यकीनन बाबर के ऊपर दोबारा से प्रेशर तो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाबर आजम खुल के परफॉर्म करे अपनी बैटिंग जिस तरह से हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है कि जो बाबर को ज़्यादा सूट करता है, जिसमें बाबर आजम जो है वो ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा भी चुके हैं पहले। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बाबर के ऊपर ऐड किया जा रहा है और इसी की तरफ जो है तवज्जो दिलाई है मिसबाहुल हक साहब ने भी। और उन्होंने ये कहा है कि जी कोचेज और मेंटोर्स और वालिदैन जो है वो नौजवान खिलाड़ियों पर गैर जरूरी बोझ ना डालें। तो भाई, ये गैर जरूरी बोझ क्यों आ रहा है? ये गैर जरूरी बोझ इसलिए आ रहा है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 4 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और परफॉर्म ना करने के बावजूद इनको टीम में रखा जा रहा है, बार बार मौके दिए जा रहे हैं। तो अगर आप एक कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में हैं, आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि लोग इसके ऊपर आकर क्रिटिसाइज करते हैं, लोग इसके ऊपर आकर बात करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर क्योंकि ये कल्चर नहीं है कि जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आपको खुद थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। अगर आपने इस दबाव से बचना है जो आप कह रहे हैं कि गैर जरूरी दबाव है, तो इस गैर जरूरी दबाव से बचने के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये होता है कि आप कुछ देर के लिए रेस्ट लें, अपने आप को रीसेट करें, अपने आप को रीस्टार्ट करें और फिर दोबारा से आए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्पोर्ट्स में, आप अगर देख लें क्रिकेट में, फुटबॉल में। लेकिन मसला ये है कि कल्चर की बात है, आपने वो कल्चर यहाँ डेवलप ही नहीं किया। दूसरी बात ये है कि आप ये जो पॉपुलर डिसीजन की बात कर रहे हैं, अगर पॉपुलर डिसीजंस को ही लेकर आप लोगों ने टीमें बनानी है तो फिर जो फ्यूचर में आने वाले प्लेयर ना, वो भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें परफॉर्म करना है, वो ये सोचेंगे कि हम उस नैरेटिव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जिस नैरेटिव की बुनियाद पर टीमें बनती हैं। तो आपका माजी में भी जो जेन्युइन टैलेंट था वो इसके नजर हुआ है और आने वाले दिनों में भी आप जो एक कंपेटिटिव माइंडसेट है वो पैदा करने की बजाय इसी तरह का माइंडसेट पैदा करेंगे कि एक प्लेयर जो है वो इनिंग खेलेगा, एक इनिंग खेलेगा, उसके बाद ये मस्बत और ये जो पेशा वाराना रवैया है वो कोचों के साथ रखना शुरू कर देगा। और वही कोचेज जो है जब टीम में आएंगे तो वो अपनी जो मनपसंद सिलेक्शन होती है उसके जरिए से लोगों को नवाजेंगे। तो बात एक ही है कि टीम जहां भी जा रही है इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको परफॉर्म करके देना है। आप परफॉर्म करके देंगे, उसके बाद आप इस तरह के बयान देंगे तो आप देखिएगा कि यही मीडिया आपकी तारीफ करेगा। लेकिन आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप वहां से भी अगर हार कर आएंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे लोग कुछ कहें भी ना, एक ही खेल है पाकिस्तान में, उसी को देखा जाता है, उसी पर बात होती है, उसी की ऑडियंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑडियंस भी खत्म हो जाए तो फिर हम खामोश हो जाते हैं, फिर नहीं करते हम तनकीद। बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत है, परफॉर्म करें और इस तरह के सारे सवाल से बचें। इरफान ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट स्पेन, अर्जेंटाइन, फ्रांस और इंग्लैंड पर बात करेंगे। ब्रेक लास्ट विद अस। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पर हमने बात कर लिया, बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से। अहमद सईद साहब, 4 टीमें यानी कि स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड। स्पेन का मुकाबला होने जा रहा है फ्रांस के साथ और अर्जेंटीना का मुकाबला होने जा रहा है इंग्लैंड के साथ। ऐसी बात है, अर्जेंटीना के बारे में बड़ी बातें हो रही कि जनाब वो पहला मैच अगर जीते थे
तो अब वो भी कोई मसले मसाइल का शिकार हो गया था, पूरी दुनिया में बात हुई। अब वो इजिप्ट वाला मैच आपको याद होगा, अभी ये कल वाला मैच परसों वाला भी यही कहते हैं कि इन्होंने कोई हैंकी पैंकी की है, कि मामला क्या है, अर्जेंटीना से कोई मसला है मेरे ख्याल, पूरी दुनिया को जलते हैं मैसी से शायद। देखिए एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो क्रिकेट कार मैच जीत जाती थी, 3 लगातार वर्ल्ड कप वो जीते थे। अच्छा। तो उस वक्त जो है ना वो जो टीमें नहीं हरा सकती थी ऑस्ट्रेलिया को, तो वो कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो मैच फिक्सिंग करते हैं। और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, जब साउथ अफ्रीका जाता तो हम अक्सर वहाँ से हार के आते थे। तो ये बातें उस ज़माने में भी होती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको तस्लीम करना चाहिए जो टीम जीत रही है वो किसी न किसी बुनियाद पर जीत रही है। ऐसा नहीं होता कि आप आउटराइटली जो है ये कह दें कि ये टीम जो है वो कॉन्स्पिरेसी की वजह से जीत रही है, या पेनल्टी मिलने की वजह से जीत रही है, या रेड कार्ड मिलने की वजह से जीत रही है। जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि अर्जेंटीना के मैचेस के अंदर पेनल्टीज मिलने की जो रेशो है वो बाकी टीमों से ज़्यादा है। अर्जेंटीना के मैचेस के अंदर रेड कार्ड होने की रेशो भी ज़रा ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे सॉलिड रीज़न होती है। और वो रीज़न वो जब मतलब हाँ, एक बात को समझना चाहिए जो लोग इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं, जब से VAR आया है, वीडियो असिस्टेंट रेफ के आने के बाद आपको 2 चीज़ें नजर आई हैं। एक बात तो ये है कि रेफरी फॉरन डिसीजन नहीं देते। दूसरी बात यह है कि रेफरीज के जो डिसीजन होते हैं जिन्हें वो टेक्नोलॉजी से हेल्प लेते हैं, उनमें इनकंसिस्टेंसी है। उसकी वजह यह है कि जब वो वीडियो असिस्टेंट रेफ के पास जाते हैं या वो कैमरे के ऊपर जाकर डिसीजन लेते हैं, तो उस कैमरे के ऊपर फुटेज को देखकर हर रेफरी ने अपने अपने मुताबिक ये डिसीजन करना है कि यहाँ पर रेड कार्ड देना है, यहाँ पर रेड कार्ड नहीं देना है। लेकिन अगर तो सीधा सीधा हाथ में बॉल लग रहा है जो नजर आ रहा है और क्लियरली लग रहा है, इवन वो उसको बॉल को हाथ से मार भी रहा है, इसके बावजूद रेफ को सोचने पे मजबूर किया जाएगा। देखें, जो कवानीन बनाए जाते हैं उन कवानीन की तशरीह करना, उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के काबिल बनाना, ये इंसानों ने करना होता है। और ये रेफरी की समझ बूझ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फाउल को ऑफेंसिबल समझता है और किस फाउल को वो मेरा ख्याल है कि वो जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट फाउल, जिसे कहते हैं सॉफ्ट फाउल अगर हुआ है तो उसको इग्नोर भी कर देता है। हैंडबॉल का रूल ये है कि इस वक्त मतलब अगर आप देखें जो पोर्चुगल और क्रोएशिया का मैच हुआ था, उसमें भी अगर आप जो लास्ट वाली ऑफ साइड हुई थी जो लास्ट मिनट में, उसको भी अगर आप देखें, एक बात यह है कि हैंडबॉल एक होता है डेलिब्रेट हैंडबॉल जो जानबूझकर हाथ किया जाए, उसमें रेफरी इस बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि हाथ बाहर निकलने के बाद जो उसकी बॉडी शेप है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। और एक चीज इसमें यह भी देखी जाती है कि रिएक्शन टाइम कितना था प्लेयर के पास। अगर उसके पास रिएक्शन टाइम ही नहीं है और बॉल हादसात तौर पर आकर उसके हाथ के ऊपर लग गया तो फिर समटाइम्स रेफरी उसमें कार्ड नहीं देते, लेकिन कुछ रेफरी ऐसे भी हैं जो उसके अंदर भी कार्ड दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि समटाइम्स ये होता है कि डिफ्लेक्ट होकर बॉल जो है वो आपके हैंड के ऊपर आकर लगता है और आपके पास इतना रिएक्शन टाइम नहीं होता नेचुरली कि आप उस को जो है वो पीछे कर सकें। इसीलिए आप ये देखते होंगे कि इस किस्म के कहीं से बचने के लिए जो डिफेंडर्स हैं आजकल वो अपने आप को सेफ रखने की जो पोजीशन इख्तियार करते हैं बाय डिफॉल्ट वो ये होती है कि डी के अंदर अपने हाथ जो है वो पीछे को बांध लेते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि आपको अपनी बॉडी एक्सपैंड करके रखनी चाहिए ताकि आपको डिफेंस करने में आसानी हो, लेकिन आजकल डिफेंडर ने जो है वो ये सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इनकंसिस्टेंसी इस वजह से आ रही है कि जो वीडियो असिस्टेंट रेफ की जो डिपेंडेंसी है ऑन फील्ड रेफ के ऊपर, उसकी वजह से मामला जो है वो खराब हो रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजन हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि समटाइम ये होता है किसी फाउल पर एक रेफरी ने कोई और डिसीजन दिया है, दूसरे रेफरी ने कोई और डिसीजन दिया है। तो फीफा को ये जरूर देखना चाहिए कि ये जो इंटीग्रेशन हो रही है स्पोर्ट्स के अंदर टेक्नोलॉजी की, उसमें जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का एलिमेंट है उसको किस तरह से, मतलब गोल लाइन टेक्नोलॉजी एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। रेफरी की वॉच के ऊपर फौरन लिखा हुआ आ जाता है कि ये बॉल जो है वो लाइन क्रॉस कर गया, उसमें कोई दूसरा अमल दखल नहीं है, उसकी वॉच के ऊपर लिखा है तो वो गोल दे देगा। इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज हैं, या तो फीफा को फुली डिपेंड करना चाहिए वीडियो असिस्टेंट रेफ के ऊपर, या फिर रेफरी जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्हीं को ही इख्तियार दें और फिर उनको बाउंड करें कि आपने फौरन डिसीजन देना है, फिर उसका डिले नहीं होना चाहिए। ये जो डिले आ रहा है ना रन ऑफ प्ले के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड के डिले के बाद रेफरी डिसीजन ले रहे हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है हमारे देखने वालों को भी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात को समझना चाहिए कि वीडियो असिस्टेंट रेफ के आने के बाद और स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब में चूंकि टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो रही है, इस वजह से चीजें जो है वो उस तरह से स्मूथली ऑपरेट नहीं हो पाती हैं समटाइम्स। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ इसकी बुनियाद पर अर्जेंटीना जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा है और अर्जेंटीना ने कुछ भी अचीव नहीं किया है, सिर्फ रेफरीज की वजह से पहुंचे हैं, ये बात मेरा ख्याल है कि फेयर नहीं है। बात वो करनी चाहिए जो लॉजिक के करीब हो। अर्जेंटीना ने 3 मैच खेले नॉकआउट में, तीनों मैचेस उनके एक्स्ट्रा टाइम के अंदर गए और वो तीनों मैच अर्जेंटीना की टीम जो है वो जीतने में कामयाब हुई। तो आप एक बात की दाद तो उन्हें देना कि उनकी टीम क्लच मोमेंट के ऊपर आकर परफॉर्म कर रही है। इस बात की दाद तो उन्हें देना कि एक्स्ट्रा टाइम का प्रेशर वो बर्दाश्त करते हैं। टीम सामने जैसी भी खेल रही है,
एक्स्ट्रा टाइम में जाने का एक प्रेशर होता है, और वो भी खास तौर पर बड़ी टीम के ऊपर, क्योंकि अंडरडॉग टीम अगर मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जा रही है, उसको वो खींच के जो है वो एक्स्ट्रा टाइम बाद पेनल्टीज पर लेके जा रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं फेवरेट भी हो जाती है। तो जो दूसरी टीम होती है, फेवरेट टीम होती है, उसके ऊपर इस बात का ज्यादा प्रेशर होता है। इन तीनों मैचेस के अंदर अर्जेंटीना ने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला है और इवेंचुअली वो मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। यस, ये बात जरूर है कि अर्जेंटीना की जो पेनल्टीज की रेशियो है वो बाकी टीमों से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीना की बॉक्स के अंदर पेनिट्रेशन की रेशियो भी ज्यादा है। अर्जेंटीना के प्लेयर जो है वो डी के अंदर जाकर ज्यादा डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे हैं, उनकी अटेम्प्ट्स गोल पर ज्यादा हैं, इस वजह से उनको फाउल मिल रहे हैं डी के अंदर। बाकी जो वीडियो असिस्टेंट रेफ वाला मामला है, जो वीआर वाला मामला है, वो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का एलिमेंट है वो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन के साथ साथ उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जो है वो मुश्किल हो रही है। इस वक्त वर्ल्ड कप की सूरत हाल ये है कि 4 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं, और उन 4 टीमों में 3 टीमें यूरोप की हैं और एक टीम जो है वो अमेरिका की साउथ अमेरिका की है, अर्जेंटीना, जो पिछले वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। अर्जेंटीना और लियोनेल स्कैलोनी जो है वो जो उनके कोच हैं, वो तारीख में दूसरे कोच बन सकते हैं जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतेंगे। 1934 और 1938 में इटली की टीम ने जो वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें उनके अपने ही नेटिव कोच थे जिन्होंने बैक टू बैक, पूजो उनका नाम था। उसके बाद ये दूसरे आदमी बन सकते हैं जो ये वर्ल्ड कप अगर जीत गए तो वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर बन जाएंगे। इसके अलावा एक बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं कि 3 टीमें जो है वो यूरोप की आई हैं, तो मेरा ख्याल है कि यूरोपियन टीम्स को इस बात के ऊपर भी दाद मिलनी चाहिए कि ये वो टीम्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी कंडीशन इनको सूट नहीं करती हैं, कि यहाँ पर अडेप्ट करने में इनको मुश्किल होगी, और यहाँ पर गर्मी भी ज़रा ज़्यादा है, यहाँ पर जो कंडीशन हैं वो उस तरह कंडीशन नहीं है जिसमें यूरोपियन खिलाड़ी पूरा साल अपनी क्लब फुटबॉल खेलते हैं और वहाँ से आकर वर्ल्ड कप खेलना। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन टीमों ने अब तक क्वालिफाई कर लिया है, इंग्लैंड की टीम है, स्पेन की टीम है, फ्रांस की टीम है, इनको इस बात की भी दाद मिलनी चाहिए। और जो फ्रांस और स्पेन का पहला सेमीफाइनल है, मुझे लगता है कि ये वो मैच होगा फाइनल बिफोर द फाइनल जिसे कहा जा सकता है। 2 टीमें ऐसी हैं कि जो फ्रांस की टीम जब गोल स्कोर करने पे आती है तो वो अगली टीम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है, वो इस तरह से मैच को डोमिनेट करते हैं। स्पेन की टीम दूसरी जानिब देखें तो पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है, और जब उनका मैच के ऊपर कंट्रोल होता है तो वो दूसरी टीम के खिलाफ बहुत लीथल बिहेव करते हैं। फिर वो दूसरी टीम को ना पोजीशन देते हैं, ना उनको कुछ चीज क्रिएट करने देते हैं, और फिर उनकी जो बॉल रिकवरी करने की जो सलाहियत है स्पेन की, वो भी बहुत अच्छी है। तो कल जो पहला मैच होना है फ्रांस और स्पेन का रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, मैं ये समझता हूँ कि ये फाइनल बिफोर फाइनल है, और इसी टीम की इसी सेमीफाइनल को जीतने वाली टीम भी जो है वो फाइनल में एज फेवरेट जाएगी। तो 2022 के फाइनल का रीमैच भी हो सकता है फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान में, लेकिन फ्रांस की टीम को इस वक्त उस टीम को हराना है जो डिफेंसिवली सबसे बेहतर टीम है इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक है जी, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कांटे का मुकाबला फाइनल बिफोर द फाइनल वाली बात बिल्कुल आपने कही है। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला कल रात 12 बजे, इसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।